सबसे पहले तो साथी राजेश जी, अरुण जी, महेंद्र जी, नरेश जी, मान सिंह जी और सारे साथियों, हम सब यहाँ जिस मौके पे इकट्ठे हुए हैं बातचीत करने के लिए, वो हमारे सबके लिए एक बहुत ही ऐसा भावुक मौका भी होता है। मैंने अक्सर देखा है जब भगत सिंह पे बात होती है, जैसे नरेश जी कह रहे थे कि उनके सिरन दौड़ जाती है उन पे बात करते हुए, क्योंकि जो भगत सिंह को उस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं बाजे के साथ, डीजे के साथ, या अन्य अन्य कारणों से, अन्य अन्य तरीक़ों से, भंडारों के साथ, वो एक अलग है। लेकिन जब इस तरह से बातचीत करते हैं, मैंने ये देखा है मतलब अलग अलग जगह पे, कि लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, ज़ुबान उठनी बंद हो जाती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी है। जब हम उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं भगत सिंह के जीवन की, तो उनका जीवन मतलब एक ऐसा मौका होता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा की चीज़ भी है, और उस पूरी चीज़ को हम याद भी कर रहे होते हैं। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके पूरे दोस्त मित्र, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, अनेक नाम हैं। मतलब ये इतने सारे नाम इकट्ठे, 8 लोगों को तो, 3 को तो फांसी हुई थी जब इकट्ठे चढ़े, और 8 लोगों को इन्हीं के साथ उम्र कैद हुई थी जो आज़ादी के बाद ही छूटे जेल से। उसके बीच में ही 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। एक महावीर सिंह थे, मतलब जो बहुत ही बहादुर थे, एक तरह से पहलवान टाइप आदमी थे, और उनको उस तरह से जेल में ज़बरदस्ती जैसे यहाँ करते थे, तो ऐसे उनको मार दिया था। एक तरह से मर्डर ही था वो, ऐसे कह लीजिए। जेल के अंदर ज़बरदस्ती खिलाने, खाना नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतने सारे जो क्रांतिकारियों की हम बात करते हैं, क्योंकि भगत सिंह शक्ल अख्तियार करता था, और उसी जज्बे से यहाँ पे सब लोग जुड़े हुए हैं। सबके अंदर एक छोटा छोटा भगत सिंह जरूर बैठा हुआ है, तभी वो आकर्षित करता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर भगत सिंह जैसे काम करने की इच्छा तो जरूर पैदा होती है। उस समय भी होती होगी, अनेक नौजवान उस टाइम पे भी थे। लेकिन हम जब बात करते हैं कि जैसे मैं एक भगत सिंह खुद उस तरह से लेखक तो थे ही, बहुत बड़े पत्रकार भी थे, लेख लिखते थे, क्रांति की योजनाएं बनाते थे, पैम्फलेट भी लिखते थे, और बहुत अच्छे पाठक तो थे ही, इतनी सारी किताबें पढ़ी। और सबसे खूबसूरत बात है कि वो कविताएं वगैरह भी पढ़ते थे, पोइट्री भी पढ़ते थे, साहित्य पढ़ते थे, दुनिया का साहित्य उन्होंने पढ़ा है। उसी में से उनके ना उन्होंने 6 श्लोक, अलग अलग 6 पद जो है, या शेर जो जिसको हम कहते हैं, वो अलग अलग जगह से उन्होंने रखे हुए हैं। एक मैं आपको सुना रहा हूँ, मतलब मैं कोई उस तरह का भाषण नहीं देने वाला चटपट वाला कि तब हम बात ही करेंगे। तो उसमें एक शेर है उनका, उन्होंने अपने भाई को लिखा था कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, कि जो मेरा ख्याल है ना, विचार है, उसकी बिजली जो है ना, उसका करंट है, जो उसकी ऊर्जा है, वो हवा में रहेगी, तरंगों में। हम जिससे हम थोड़ा थोड़ा जैसे वाईफाई से आप ले लेते हैं ना नेट, और आपका काम चलने लगता है, ऐसे ही भगत सिंह के विचार के ख्याल की जो बिजली है, उससे थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं हम, आगे सरक लेते हैं 2-4 दिन, फिर कट जाते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर कट जाते हैं, फिर उत्साह आ जाता है, फिर जिंदगी पटरी पर लगने लगती है, फिर कोई निराशा की बात आती है, फिर जोड़ लेते हैं कनेक्शन है, बीच बीच में हमारे नेट जाते रहते हैं, आपको पता ही है, 5G अभी आया नहीं अपने पास। तो ये जो चीज़ है भगत सिंह की, उसमें इस तरीके से हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। ये मुश्ते खाक, मुश्ते मतलब मुट्ठी, खाक मतलब माटी, धूल, राख, ये तो एक राख की माटी की वो है ये शरीर। तो ये मुश्ते खाक है फानी, फानी मतलब जो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, रहे रहे ना रहे। ये शरीर चाहे बचे चाहे ना बचे, लेकिन बचेगा क्या? मेरे ख्याल की बिजली। इसलिए इंपॉर्टेंट बात क्या? ख्याल, विचार, उनका जीवन, वो विचार कैसे बने, किस तरह से बनते हैं,
तो ये जो ख्याल की बिजली है, जब हम उनके ख्यालों की बात करते हैं और उसमें मौजूद जो बिजली की ऊर्जा की बात करते हैं, जो अपने समय में भी जिसने प्रेरित किया और आज भी हम उन पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इस तरीके से बात बनने लगती है। देखिए, जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, खास तौर पे भगत सिंह और उनके दोस्त, उसके बारे में ना एक चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि भी हम सबकी इच्छा तो होती है, सब में विचार भी होते हैं, भावना भी होती है, लेकिन भगत सिंह तो नहीं बनते सारे। तो उसके बनने के अंदर क्या रोल होता है, उस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि बंदे की अपनी ज़िंदगी, अपने विचार, अपने अध्ययन, अपना उसकी पढ़ाई, अपना ज्ञान, ये सब बातें तो हैं ही, वो तो अलग करती हैं। उसके अलावा भी कोई चीज़ होती है, वो चीज़ है उसका माहौल, कि जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो माहौल भी बहुत ही ज़रूरी होता है। वो माहौल क्या है, यदि हम भगत सिंह का माहौल देखें क्या है, जैसे अरुण जी बता रहे थे, एक तो वैसे ही पंजाब है, पंजाब में तो आप जानते हो कि गुरुओं की धरती है, और अपनी सच्चाई के लिए, शासकीय अत्याचारों के लिए, उसके खिलाफ कितने गुरु शहीद हुए। गुरु गोविंद सिंह का तो उदाहरण अद्भुत है, अपने पिता भी, खुद भी, बेटे भी, 4-4 पीढ़ियां जिसकी ऐसे शहीद हुई हो उसी इलाके में, उसी क्षेत्र में, और किस बात के लिए शहीद हुई हुई, तो अपनी सच्चाई के लिए, अपनी बात के लिए, अपने हकों के लिए। और गुरु गोविंद सिंह को आप जानते हो, अभी 13 अप्रैल आएगा खालसा, बैसाखी, कि ये जो ऊंच नीच है, जो जातियां बना रखी हैं, जो अस्पृश्यता है, भेदभाव है, ये कुछ नहीं है, सारे के सारे इकट्ठे। इसीलिए उसकी सेना में सारे ज़्यादातर कौन लोग जुड़े हुए थे, गुरु गोविंद सिंह की सेना में कौन लोग थे। तो उस जगह से कनेक्शन है भगत सिंह का। गुरु नानक जैसे सच्चाई के पूरी दुनिया में घूम घूम के ज्ञान लेने वाले, जहाँ जहाँ भी धर्म गुरु हुए या बड़े बड़े धर्मों के संचालक हुए, चाहे मक्का मदीना हो, बगदाद, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे मानसरोवर हो, चाहे बनारस हो, कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने जहाँ नहीं गए। वो जो ये कहते थे कि भाई हमारे पास सच्चाई का रास्ता है और हमारे पास नॉलेज की पुड़िया है, तो उन सब के साथ उन्होंने डिबेट की, संवाद किया, वाद विवाद किया, और उन सब के निचोड़ के तौर पे एक बात शुरू की, और वो धीरे धीरे देख लीजिए एक धर्म ही बन गया, और उसी लाइन में ये सब लोग आने लगे आगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो विचार, वो सब चीज़ें भगत सिंह के पंजाब के इलाके में वो चीज़ें गूंजती हैं आज भी उनके किस्से स्टेज पे, स्कूलों में, गीतों में, घोड़ियों में, शादियों में, गृह प्रवेश पे गाए जाते हैं। वहाँ डीजे नहीं बजते। वहाँ पे जिस समाज के अंदर अट जाता हूँ पाछा न चलेगा या कुछ और, तो नए आ गए होंगे बहुत सारे, तो पुराना हो गया, तो उस समाज में और जिस समाज के अंदर ये किस्से, कहानियाँ, बातें इस तरह की चलेंगी, तो उस समाज में ऐसी बात होती है। फिर जो उनका अपना परिवार है, यदि आप परिवार देखें भगत सिंह का, कि उसके पिता, उसके दादा, उसके चाचा, उनकी शादियां उनके चाचाओं की, मतलब अलग अलग इलाकों से शादियां, और जिसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। जो 4 भाई थे ना इसके पिता के, यानी कि 4 भाई थे, उनकी हिस्ट्री आप देखेंगे कि भी किस किस तरीके से, क्या वो खुद भी जेल में शामिल थे या भगत सिंह अलग से ही बगावत कर गए थे, या कोई धीरे 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 डेवलपमेंट हो रही थी कि अपने आप ही भगत सिंह तो बनना ही था उस परिवार में, कि जिस तरीके की बातें चल रही थी। और इसलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जो महेंद्र जी कह रहे थे कि कोई भगत सिंह नहीं बनना चाहता, भगत सिंह तो खुद भगत सिंह भी नहीं बनना चाहते थे, कोई बनता थोड़ी है।
कोई सोच के थोड़ी पैदा होता है कि मुझे ये बनना है, माहौल मिलता है, बंदे बन जाते हैं। यदि माहौल ही नहीं मिलेगा, यदि हम अपने घर में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में माहौल ही नहीं होगा, तो क्या आप सोचते हो भगत सिंह बनेगा? नहीं बन सकता। यदि जो इसलिए एनवायरनमेंट को ठीक करना, हमारे आसपास के माहौल को ठीक करना, वो एक जरूरी हो जाता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे आसपास के लोग कुछ इस तरह से बनते हैं, तो उसके लिए हमें माहौल देना पड़ता है। मुर्गी भी अंडे के ऊपर बैठती है, तब उसमें से बच्चा पैदा होता है। एक खास एनवायरनमेंट में ही चीज़ें बनती होती हैं। तो जब तक वो एनवायरनमेंट नहीं है तो चीज़ें कैसे बनेंगी? आपकी इच्छा है, माहौल नहीं है। तो उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े व्यक्ति बनेंगे कि पाकिस्तान में भी, भारत में भी सबसे ज़्यादा आदर के साथ जो नाम लिया जाता है, चाहे दो देश दुश्मनों के तौर पे पेश किए जाते हैं राजनीतिक तौर पे, लेकिन आप पाकिस्तान में देखना क्या होगा आज। उनकी शहादत दिवस के ऊपर किस तरह से गली गली के अंदर जुलूस निकलेंगे, चौक के ऊपर शाम को गोष्ठियाँ होंगी, और कैसे वहाँ के जो, जैसे पंजाब के सिंगर है ना, ऐसे पाकिस्तान के सिंगर भगत सिंह के गीत गाएंगे। यदि ऐसा व्यक्ति, जो कभी बूढ़ा तो होगा नहीं भगत सिंह, आपको पता है, इसकी तो मूछें ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इसने अपनी जो, ये कभी बूढ़ा नहीं होगा। इसीलिए नौजवान लोग यहाँ टी शर्ट के ऊपर नाम छपवा के और करके नाम लिख के किसी भी तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, फोटो की अपनी एक महत्व होता है, मेरे जैसा मैं सोचता हूँ, लेकिन यदि वो विचार भी जुड़ जाए, उस विचार को भी हम उसके साथ धारण कर लें, तो बस हमारी जिंदगी का कांटा बदल गया। समझिए जैसे गाड़ी इधर जा रही थी, इधर शुरू हो गई। मतलब गाड़ी ने तो ट्रैक पे ही दौड़ना होता है, ऐसे थोड़ी भाग लेगी अपनी मर्जी से, तो उसको ट्रैक तो देना पड़ेगा ना, पटरी बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो ये भगत सिंह की जिंदगी यदि आप देखोगे, और जैसे अक्सर आम बड़े लोगों के बारे में इसी तरह की बातें की जाती हैं कि वो तो जामदई बहुत क्रांतिकारी थे, है ना, क्योंकि उनके परिवार में माहौल था। इसीलिए वो जब छोटे थे तो वो जलियांवाला बाग वहाँ चले गए। कितने थे वो? 1908 में पैदा हुए और 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई। आपको सबको पता, वो नरसंहार। कितना साल का फर्क, छोटा बच्चा। क्योंकि परिवार में माहौल है, क्योंकि परिवार में माहौल है। घर से भाग के आए थे जलियांवाला बाग, किसी को पता नहीं था, और जब वापस गए, लेट हो गए, तो उनकी सिस्टर को उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। क्या? वो वहाँ से मिट्टी लेकर के गए, और वो मिट्टी जो है, मतलब यदि आप भगत सिंह के फैमिली से किसी उस मिट्टी की कहानी सुनेंगे तो आप रो ही पड़ेंगे। तो ऐसे बिल्कुल हर एक बच्चे के मन में ऐसा नरसंहार देख करके, ऐसा अत्याचार देख करके ऐसे बलबले तो उठते हैं। जब भी घरों में पति या बाप अपनी माँओं को, अपनी पत्नियों को पीटते हैं, तो बच्चों को आपने देखा है ना किस तरफ होते हैं, हमेशा वो अन्याय के खिलाफ। ये एक सेंस है बच्चों के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर इतनी तो जानकारी है कि ये अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। यदि वो कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम वो तिलमिलाता रहता है, कुढ़ता रहता है, आपने देखा होगा। तो वही भावना जो है बच्चे के अंदर, भगत सिंह के अंदर भी थी, लेकिन उस भावना को रोका नहीं गया कि ना ना ना, अन्याय के खिलाफ बोलना नहीं है। ये नहीं कहा गया तन्ने क्या लेना, बितर बैठ। जैसे हम सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, यही तो सिखाते हैं कि तन्ने पंगा नहीं लेना, मरने वाले मरण दे हैं, तेरे साथ तो नहीं होया, कल ने तेरे साथ भी हो जाएगा। फिर इसमें क्या बड़ी बात है कि भाई आप सोचते होगे इसका हो गया तो मेरे नहीं होगा। ये तो अन्याय भी कोरोना की तरह फैलता है क्या? ये भी एक छूत की बीमारी है कि इस समाज पे हो रहा है, यदि इस समाज पे नहीं रोका गया तो अगले पे होना ही होना है। तो इसलिए मतलब ये सिर्फ इस यदि उसका रोकोगे आप तो आप रुकोगे। आप ये ना सोचना कि भाई मेरे पे आएगा तब मैं पहलवान बन जाऊंगा या मैं रोक, नहीं। तो ये भगत सिंह के अंदर भी ये जज्बा, उस फैमिली से, उस परिवार के, उनसे जैसे
अरुण जी बता रहे थे आप उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, आपने नाम सुना होगा, कितने साल तक निर्वासित रहे वो। 1908 के आसपास, यानी कि जब ये पैदा हुए भगत सिंह, वो तब निकले थे और 1947 को ही आए थे। चांस की बात है, ईरान यहाँ वहाँ कहाँ नहीं रहे वो, सारी जिंदगी भटकते रहे, सारी जिंदगी भटकते रहे। किस बात के लिए भटकते रहे? उनकी अभी एक आत्मकथा आई है सरदार अजीत सिंह की, जो उन्होंने लिखी कि वो कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे, छोटी सी पीस है, ज़्यादा बड़ी मोटी किताब नहीं है। तो वो यानी कि इस तरीके से, और आप सोच सकते हैं कि भाई सरदार अजीत सिंह की पत्नी, आप सिर्फ ने आपने सुना होगा कि भी एक राम था, उसका भाई लक्ष्मण था, वो जंगल में गया तो वो भी साथ चला गया, उसकी पत्नी का क्या बना? कदे अजीत सिंह की पत्नी का क्या बना? इसके बारे में भी सवाल पूछ लियो कि जब वो ये जो क्रांतिकारी थे, कि जब ये इस तरह के कष्ट सहन कर रहे थे तो उनके परिवारों का ख्याल किसने करा था कि नहीं करा था, किन कष्टों में वो रहे थे। तो वो परिवार का एक पूरा माहौल, उसको याद करने की ज़रूरत होती है जब हम भगत सिंह की बात करते हैं। और भगत सिंह कोई अकेला नहीं है। देखिए, जब पंजाब के अंदर 20, 25, 30 साल पहले एक मूर्ति स्थापित की गई, बड़ा फंक्शन हुआ था सरकारी, तो अकेले भगत सिंह की फ़ोटो लगी थी और उसकी माँ ने जो है उसका विमोचन किया था सरकारी उसके ऊपर। तो उन्होंने ये कहा था कि भगत सिंह तो ना अपने साथियों के साथ अच्छा लगता है, समझ रहे हो, कि ये कल्ला नहीं अच्छा लगता। भगत सिंह की माँ, कि वो सारे उनके बेटे थे। यदि आप भगत सिंह की, आपने फिल्में तो बहुत सारी बनी हैं, उसमें बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी, कि उनका जो परिवार है, कि किस तरह से ये नौजवान जो लाहौर में पढ़ते थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो कैसे उनका परिवार, उनका गांव, उनका हिस्सा बन गए थे। जैसे सारे इतने सारे दोस्त थे, वो कोई सोच के थोड़ी आए थे कि क्रांतिकारी बनना है कॉलेज में, कि किस कॉलेज के अंदर हमने एडमिशन लेना, वहाँ को क्या होगा। मिल गए सारे, इधर उधर से मिल गए और देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में चीज़ें। तो इनकी ज़िंदगी बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़िंदगी है। अब भगत सिंह ऐसे नहीं थे कि भाई हम भगत सिंह के बारे में या किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में ना बात करते हैं, बहुत ही गंभीर रहा होगा, हंसता ही नहीं होगा है, और सारा दिन पढ़ता ही रहता होगा, मनोरंजन तो करता ही नहीं होगा, या उस तरह की शरारतें तो बिल्कुल ही नहीं करता होगा। जो साधारण आदमी लोग क्या करते हैं, नहीं, वो बिल्कुल ही साधारण बंदा था। उसी तरह की शरारतें, उसी तरह के मजाक और चुटकुले, उसी तरह से अपने दोस्तों के साथ ऐसे, मतलब कबड्डी खेलना, मतलब जैसे तय कि किसी की खाट उलट दी, किसी के कपड़े उधर हैं तो दूसरी जगह धर दिए, समझ रहे हो, कि यानी कि एक साधारण व्यक्ति, जैसे साधारण लोग होते हैं, उसकी जो असाधारणता है उसकी सोच में, उसके विचार में, उसके ख्याल की बिजली जो वो कह रहा है उसमें है। वो इस रूप में असाधारण नहीं है, वो इस रूप में हमारे से या साधारण लोगों से अलग नहीं है कि वो अलग तरह के कपड़े डालते थे, कि वो अलग अलग तरह से ही रहते थे, किसी से बात नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल साधारण बंदों की तरह। नीचे लेट गए, बैठ गए, चल दिए, जो मिला खा लिया, जिस तरह बच्चे स्कूल में टिफिन चुरा कर खा ले, इसकी रोटी काट कर खा ली, मतलब है ये। यदि आप उनके ये पढ़ोगे तो उनके जो दोस्त हैं, जो उनके साथी थे, शिव वर्मा, उन्होंने एक किताब लिखी, आप जरूर पढ़ना, जो मतलब जीवन बहुत लंबा है और मैं चाहता हूं कि आप 100-200 साल जिए, तो वो किताब जरूर पढ़ना। उसका नाम है संस्मृतियां। क्या? संस्मृतियां। इसको नोट कर लेना, आप ले लेना, मतलब बहुत सस्ती किताब है, एक डोसे में आ जाएगी, 50 रुपए की किताब है, संस्मृतियां।
उसमें उन्होंने, शिव वर्मा ने, उन लोगों के बारे में लिखा है जिनकी इस मुकदमे में सजा हुई थी किसी भी रूप में, कि वो कैसे थे। क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक शिव वर्मा जिंदा रहे, बाद में भी जिंदा रहे, अभी 2000 के आसपास ही उनकी मृत्यु हुई है, बाद समय तक भी जिंदा रहे। इन क्रांतिकारियों में शायद वो सबसे लेट तक पंडित किशोरी दास और ये 2 लोग ज़्यादा समय तक बचे हुए थे हमारे पास। तो उन्होंने बहुत सारा लिखा है अपने साथियों के बारे में। उन्होंने वो बहुत ही साधारण बातें बताई हैं, जो साथ रहते थे तो वो क्या क्या करते थे। इसलिए वो भगत सिंह जब उनको पढ़ते हैं तो वो और भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो हमारे जैसा ही है ना, एलियन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से दूसरी दुनिया का ही बंदा था, हम तो भगत सिंह बन ही नहीं सकते, हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते, ऐसा तो कोई भगत सिंह जैसा ही सोच सकता है। भगत सिंह ऐसे ही थे, वो भगत सिंह जैसा कोई अलग से ब्रांड नहीं आता, वो साधारण ही थे। बस उनकी सोच वो थी जिसने उनको भगत सिंह बनाया। वो सोच क्या थी, जो महेंद्र जी ने गीत सुनाया ना, कि भाई जिंदगी आंसुओं से नहाई ना हो, कि हमारी जिंदगी में आंसू ही आंसू ना हो। आंसू आपने पता है कब आए, कब पीड़ा पे निकलते हैं, ये जिंदगी में सारी तकलीफें ही होंगी। ये ना हो कि भी एक पे तो मखमली हो, दूसरे पे चटाई भी ना हो, एक तरफ तो दौलत के ढेर लग रहे हो और एक तरफ खाने रोटी भी ना हो, बेचारा बिल्कुल ही दैब इस हालत में पहुंच जाए, ये ना हो। इसलिए बस इसी सोच के कारण वो अलग थे। ये उनकी असाधारणता इस बात में है कि जब भी हम भगत सिंह या उनके साथियों की जीवन, उनके विचार, उस चीज को देखें तो उनको ना, जैसे कहते हैं, पहले अपना बनाओ। क्या? वो तो अपने हैं ही। हमने ये एक धारणा बनाई कि बना रखी है बहुत सारे लोगों ने कि वो अलग ही होंगे, अलग तरीके से होंगे। भगत सिंह के पास जिस तरह आप मंदिर में जाओ ना, या गुरुद्वारे में किसी में जाओ, पहले जूते काट लेंगे, फिर कुछ करेंगे भाई जैसे कुछ अलग सा करना है ना, जो अपन रूटीन में नहीं करते। ना ना ना, जो हम चीज रूटीन में नहीं करते वो हमारे रूटीन में कभी आ ही नहीं सकती, सीधी बात है। जो चीज हम रूटीन में करते हैं, सामान्य जीवन में करते हैं, यदि वही हमारा हो जाए तो समझ लो बन गया भगत सिंह। ये थोड़ी है कि भी विचार का टाइम न्यारा है और काम का टाइम न्यारा है, व्यापार का टाइम न्यारा है, कि यहाँ हनुमान की मूर्ति लगा कर टाली भी बजा दी, धूप बत्ती भी ला दी और थोड़ी देर बैठ के फिर जो है बेईमानी भी शुरू कर दी, मिलावट भी शुरू कर दी, झूठ भी शुरू कर दी। ये नहीं चल रहा, इसकी जरूरत ही नहीं बत्ती लाने की, यदि आपने करने ही नहीं ये काम। तो ये जो वो ये यदि हमारी रूटीन, जिसको हम बोलते हैं दिनचर्या बोलते हैं, जीवनचर्या बोलते हैं, काम बोलते हैं, यदि वो वैसा ही हो जाए तो बस भगत सिंह यही है कि उनके देखने के तरीके में, जीने के तरीके में, बातचीत के तरीके में ये विचार इतना गहरा बैठ गया था कि जिंदगी आंसुओं से नहाई ना हो, ये करना है बस। मेरे को तकलीफ होती है तो इसको भी होती होगी, उसको भी होती होगी, तो सबकी तकलीफ का इलाज करने निकले कि कुछ ऐसा करूं ये शोषण समाप्त हो जाए। सिर्फ देशों की बात नहीं है, जैसे अरुण जी बता रहे थे। देखो ये 2 नारे बहुत मशहूर हैं भगत सिंह के। जब वो पैम्फलेट फेंका था असेंबली में, जहां लोग बैठे हुए थे, कानून बन रहे थे। क्या कानून बन रहे थे? कौन से कानून थे जिनके खिलाफ उन्होंने बम फेंका था? कदे इस बारे में भी सोचो। बम फेंका था ये तो पता है, आदमी भी नहीं मरा था ये भी पता है, धमाका होया था ये भी पता है, लेकिन उस पर्चा में लिख के रखा था। और कानून क्या बनने जा रहे थे कि जिसकी वजह से उन्होंने बम फेंका, वो क्या थे? कभी इस बारे में सोचा? यदि हम इस बारे में सोचना शुरू करेंगे, यानी कि जो उनका विचार था
भाई बम फेंकना तो एक काम था ना, उनका एक्शन था, विचार तो नहीं था। ये बम नहीं फेंक दे तो जुत्ती फेंक देने दे, जिस तरह आजकल पत्रकार वार्ता में फेंक दे, बड़े आदमी पे जूता फेंक दे। नहीं, मतलब तो वो तो विरोध जताने से है, वो विचार थोड़ी है, वो तो तरीका है। तो हम यदि विचार छोड़ के उनके तरीकों पे या काम की घटनाओं में उलझे रहेंगे तो हमने असली बात तो पता नहीं चलेगी। इसलिए उस चीज को पकड़ो। उसमें 2 कानून आ रहे थे, मैं बात चल गई तो मैं जिक्र कर देता हूं बस। 2 कानून ये थे। अब ना वो उस टाइम तो लागू नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है 5-7 साल पहले लागू हो गए। वो क्या अब भी लागू हुए हैं मैं आजादी के बाद वही कानून जिनके खिलाफ भगत सिंह ने वो पर्चा फेंका था। इंडस्ट्रियल सेफ्टी बिल, ये जितने भी एक सुधार कानून बने हैं अब, इन्होंने तो बिल्कुल ही कमाल ही कर दिया। मतलब सारे जो उनसे भी फालतू ले आए। बिल आएगा तो रोड़ा पड़ रहा, कितने साल हो गए चर्चा सड़कों पे। नहीं, उस बिल के ही तो भगत सिंह खिलाफ थे। वो 2 कानून थे, 3 आए थे। और अब जो उस इतने सारे कानूनों को 4 कानून बना दिए, वो लेबर लॉ जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे कानून थे जिसमें लेबर्स की, ये लेबर्स का मतलब क्या, लेबर का मतलब मजदूर नहीं है। लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो उनसे अपना हाथ गला काम करा, मैं तो लेबर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? हर आदमी वो लेबर है जो अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, जो अपनी मेहनत को बेचता है, सेल करता है। मेरे पास क्या है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मेरे पास क्या है, मैं अपनी मेहनत बेचता हूं। खुद को थोड़ी बेच रखा मैंने उनको, सिर्फ अपनी मेहनत बेची है। ये जो डिफरेंस है कि पूंजीवाद का और सामंतवाद का, कि उसमें आदमी बिके थे, इसमें सिर्फ उसकी मेहनत बिक रही है। ठीक है ना, फर्क है दोनों बातों में। बंदा बिक गया और बंदे की मेहनत बिक गई, इसमें बहुत अंतर है। इसको समझने की जरूरत है, बहुत बड़ी बात है। अब ये मेहनत तो मैं बेच रहा हूं, लेकिन मेरी मेहनत को जो 100 रुपए की है 5 में ना खरीद ले, 5 में बेचने के लिए मजबूर ना हो जाऊं। इस चीज के खिलाफ ये भगत सिंह और का वो था, संघर्ष था, स्ट्रगल था। तो आप उन दोनों बिलों के बारे में जरूर जानना। और जब से ये निजीकरण की इसकी शुरुआत हुई है और सारी चीजें जितनी भी पब्लिक की थी, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की ना कहो उसको, क्या हम ये कहते हैं तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की क्या है भाई, पब्लिक की है। पब्लिक कौन है? हमें तो है। और पब्लिक कहाँ है महेंद्र जी? पब्लिक टोयो, पब्लिक ढूंढ दे फिर हैं लोग, हम ही है पब्लिक, वो और कोई नहीं है पब्लिक। तो पब्लिक सेक्टर जिसको बोलते हैं, यानी कि जो पब्लिक का मामला है, जो पब्लिक के नियंत्रण में आता है। सरकार तो सिर्फ उसके मैनेजर लगा रखे। 5 साल पीछे भग जा अपना करा, फिर हाथ जोड़ना है भाई, दोबारा दे दियो या फिर डाके मार लेंगे हम, आना पड़ता है। ये जो बात है ना, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर भाई ये सौदा तो मारा है, कमाल ही हो गया इस देश के अंदर आजादी के बाद तो, कि भाई जो उनसे हमारे मुख्य सेवक है वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, वो मालिक बन गए। ऐसे ही बोलते मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूं। क्या सर्वेंट समझते हो क्या होता है? यदि आप सर्वेंट की पुराने अर्थों पे जाओगे ना, गुलामों तक पहुंचता है कि जो ग्रीक में गुलाम को क्या कहते थे और इंग्लैंड में गुलाम को क्या कहते थे और इंडिया में गुलाम को क्या कहते थे, तो वहां तक पहुंचेगा। वो कहता है मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूं, और वैसे हाथ भी जोड़ कर खड़े रहे बस। हाँ, जब आप उसके दफ्तर में जाओ तब अलग बात है, थारे यहाँ आओगे तो हाथ जोड़ेगा। खैर, मैं उस राजनीतिक बहस में नहीं जा रहा। ये तो राजनीतिक पार्टियां 100 तरह के कुकर्म करें, मेरे उससे कोई वो नहीं। तो ये जो शहीद भगत सिंह की और उनके साथियों का जो विचार है, अब ये एक छोटी सी किताब है उनके लेखों की। आपने सोचा कि भगत सिंह ने कोई, जैसे महेंद्र जी बता रहे थे, साथी बता रहे थे, नरेश जी बता रहे थे, क्या
कि भाई वो फांसी पर चढ़े और किताब पढ़ रहे थे। फांसी पर चढ़ना 5 मिनट के बाद और वो किताब पढ़ रहे हैं। इतना ठंडा दिल का आदमी या ठंडे दिमाग का सोचा होगा गण करे तो पहले ही मर ले, मरण तो पहले ही सूख जाए, उनका तो वजन घट जाए। लेकिन ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं ना, जितने भी क्रांतिकारी हैं, शहीद उधम सिंह हो, शहीद भगत सिंह हो, महावीर सिंह हो, सबके वजन बढ़े हुए थे। वह थायराइड में नहीं बढ़े थे। वो अरुण जी, उनने कोई भय नहीं था मौत का, वो मौत से डरते नहीं थे। मौत ने तो जेब में लेकर चले थे वो, कि मौत तो हमारा गिल्ला है, मरना तो है ही सबने। तो इसलिए उनके सबके वजन बढ़े हुए थे। वो किताब पढ़ रहा, इतने शांत दिमाग का बंदा ऐसे थोड़ी अंग्रेज गवर्नमेंट आल थी। अगर भाई आप जाके ना जब इनका आप इन क्रांतिकारियों की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ोगे, एक इन्हीं के साथी थे, उनका नाम था, वो जेल में हड़ताल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे, जतिन दास। लंबे समय तक जतिन दास थे इधर जेल में, और जाना था उन्होंने कलकत्ता, वहाँ के थे ना। तो वो रेल पता कितने दिन में पहुंची थी वहाँ, जिसमें उसकी लाश जा रही थी। और वहां से लेकर के कलकत्ता तक हजारों किलोमीटर का जो सफर है, स्टेशन पे लोग क्यों कर खड़े थे। जतिन दास उनका रिश्तेदार था। कैसे कितने लोगों के बीच में वो बात कही थी। उसके भाई हैं छोटे, जतिन दास से छोटे जो थे, उन्होंने उसकी जीवनी लिखी है, बंदी जीवन करके। क्या मतलब उनकी एक जीवनी लिखी है उसके छोटे भाई ने, आपको पढ़ने वाली है। तो वो बताते ना कैसे, क्योंकि तो छोटा भाई था तो मुकदमे में और मैं हर चीज में शामिल था, हर चीज में शामिल थे वो, सारी बातों का उनको, छोटी छोटी चीजों का सबका पता था। तो वो जो है उनकी जो जीवन है वो छपिया हमारे हरियाणा, उसने छापी थी एक बार, हरियाणा का जो सरकारी प्रकाशन विभाग है, बहुत पहले छापी थी किताब, छोटी सी किताब है, पूरी है, आधी नहीं छापी थी। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ये क्रांतिकारी हैं, यदि हम उनके बारे में ये सोचेंगे कि भगत सिंह को तो बड़े मौके मिले, उसके पिताजी ने भी एक चिट्ठी लिख दी थी, भाई चलो कोई बात नहीं, बच्चा है माफ कर दो, वाले तो 23 साल का हो या बम तोड़ भी उस किस उसमें फांसी हुई थी उनको, वो जो सैंडर्स मर्डर केस है, सैंडर्स को गोली मारी थी उसमें, क्योंकि बम तो फेंका था, आदमी तो मरा नहीं कोई, इसलिए फांसी तो बनती नहीं। उस मर्डर केस में सैंडर्स को मारने के उसमें, और वो 1927 की बात है, यानी कि 8 से लेकर 27 तक 20 साल का ही था, छोटा ही था। पिता ने भी लगा दिया एप्लीकेशन, खुद भी माफी मांग सका था, और भी लोग कह रहे थे, लेकिन माफी नहीं मांगी, फांसी पे चढ़ गए। क्यों? जान तो सबको प्यारी होती है, क्या उन्हें मरण का चा चढ़ रहा था? जीना नहीं चाहते थे, दुखी हो गए थे जिंदगी से ना। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने माफी की बजाय फांसी स्वीकार किया? यदि इस सवाल पे सोचेंगे कि एक तो है ना भी मौका ही नहीं दिया उन्हें, तो बतेरे जोर लाए फांसी, भाई छोड़ दो, ऐसा तो उसने करा नहीं। वो कौन सी बात थी? वो भी वही बात थी, विचार की बात, कि ना मैं अपने विचारों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं, और मैं ऐसा कोई, मेरे ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई मैंने पछतावा नहीं है जो मैंने किया है। मैं क्योंकि मैं वास्तव में ये चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर एक देश दूसरे देश का शोषण ना कर ले। शोषण का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं शोषण हो रहा, शोषण हो रहा, शोषण हो रहा, इसने बोल दे रहा कई बार वेद के मंत्र की तरह, उच्चारण की तरह, पता होता नहीं भीतर के है इसका शोषण है वो क्या। शोषण का मतलब यही है कि जो हमारा हक बनता है, जो हमारी मेहनत है, जो हमारा वो है, उसको कोई दूसरा छीन के ले गया। कि जैसे शोषण हो क्या, देश इंग्लैंड है चाहे दूसरा देश है, आजकल अमेरिका है, उसकी जगह अमेरिका आ गया है, मतलब साम्राज्यवादी देश जिसको बोलते हैं।
कि भी जो हमारी दौलत है, जो हमारी संपत्ति है, जो यहाँ का हमारा कारोबार है, जो यहाँ के खनिज पदार्थ हैं, कोयला, तेल, गैस, सोना, हीरे, ये सारे धरती में तो निकले, ये सारे खान है। उरे तो कोला की, सोना की तो छोटे, उरे तो रेती बेच बेच के आपने पता है कि भाई ये भी हैं, रेत माफिया तो आपने सुने होंगे। ये भी क्योंकि धरती में से निकलता है। पत्थर बेच बेच के ही, पहाड़ तोड़ तोड़ के, क्योंकि वो भी प्रकृति का ही है। तो जितना भी ये जो हमारे साधन संसाधन है, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ जिनको हमने इस योग्य बनाया, अपनी मेहनत कर करके खेतों को और को सबको इस लायक बनाया कि वो उसमें कुछ पैदा और हमारी ज़िंदगी की सुख सुविधाएं मिले कुछ, उनको कोई दूसरा ले जाए, किसी भी कारण से ले जाए, कानून बना के ले जाए, आपने पीट कूट के ले जाए, किसी भी वजह से ले जाए, इसी का नाम शोषण है और कुछ नहीं। वो शोषण अलग से कोई चीज नहीं कि भी शोषण न्यारा बताना पड़ेगा ना, सबको पता है कि उसका शोषण हो रहा है, जो वो करता है उसके बदले में उसको उतना मिलता नहीं है। ये शोषण एक देश दूसरे देश का ना कर सके, और अपने देश में भी एक आदमी दूसरे आदमी का ना कर सके। दो लेवल हैं शोषण के, कि एक देश दूसरे देश में, अपने को पता ही है कि अपने यहाँ अंग्रेजों का 200 साल राज रहा। वो जो पानी के जहाज है, न्यू भर के जाए करते नोटांगे, नोट कह ले मतलब सुन, ये कागज वाली नहीं मैं कह रहा, इसकी सारी संपत्ति किस तरह जाए कर दी भर भर के। ऐसे कहते ना कि ये कपास नहीं, ये तो क्या है, चांदी का वो है। क्यों, हमारे पास तो ये कपास ही होती थी, कपड़े मिले थे लोगों को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री, उसी से इंग्लैंड चढ़ा कि सारी दुनिया के अंदर उनका कपड़ा बिकदा, यहाँ की बजाय मसाले, ये वो कुछ भी जो भी चीज़ है। तो जो हमारे पास है, क्या लेना आए थे वो यहाँ अंग्रेज, आपने पता ही है कि भाई उन्हें किसी भी तरह फिट नहीं था उनका यहाँ, ना मौसम में फिट था, ना किसी चीज़ में फिट था, इसीलिए ज़्यादातर यहाँ रहे भी नहीं, चले गए उल्टे। जे यहाँ फिट होंदा, जैसे उससे पहले यहाँ पे मुस्लिम आए थे, मुगल, उससे पहले और दूसरे तरह के मुसलमान आए थे, तुर्क, अफगान, पठान यहाँ अफगानिस्तान वगैरह से, उससे पहला और आए थे, यूनानी भी आए थे, उससे पहला ये आर्य भी कहाँ आए थे बाहर से ही। तो धीरे धीरे आंधे गए, उनका वह ठीक बैठ गया, यहाँ बसते चले गए, एक के ऊपर एक तय लग रही है, सारे बरले बैठे हैं। यही चल रहा। तो ये जो जिसको यहाँ फिट बैठ गया वो यहाँ मिल गया, और उसका यहाँ पे योगदान भी है। जैसे मान लो मुसलमान आए थे भाई, उड़ते दन तो वापस नहीं लेकर गए, उड़े का उड़े गाड़ दिया। किसी ने ताजमहल बनाए, किसी ने भाई किले बनाए, किसी ने नहर बनाई है, जो कहते हैं हमें जो नहर बनी है, किसी ने जो सी सड़क पे को हम चाल गाए, शेरशाह सूरी मार्ग, बताओ उसने अपना इलाका में बना लेना जाकर, जिस तरह अंग्रेजा ने बनाया। वहां तो ठाठ करे, यहाँ लोगों की गिट्टी घोट दी, यहाँ किसी को कुछ भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग। तो ये जो शोषण की जो प्रक्रिया है कि एक देश दूसरे देश का और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, कि अपने देश में सिर्फ ये नहीं है कि भी हम आज़ाद हो गए, इसलिए देश के बारे में जब बात चला ना, कई बार आप सोचा देश तो भाई कोई और चीज़ है, देशभक्ति, देश प्रेम, आजकल इसका बड़ा व्यापार है, हर एक आदमी देशभक्त बनया फिर है। उन्हें पूछो भाई देश कैसी है, देश मैं हूं भाई, देश यहाँ बैठे। देश का मतलब होता है देश के लोग। क्या, जब ये कहते हैं देश तरक्की कर रहा, इसका मतलब क्या है कि देश के लोग तरक्की कर रहे। ऐसे कहते कि भाई देश के लोगों का तो कचूमर निकल गया, देश तरक्की कर रहा, ये कैसे हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ, आपने सुने होंगे डायलॉग, पॉपुलर डायलॉग है ये, अगर मैं तो अमीर बाप का गरीब बेटा हूं, क्या कि मेरे बाप पे तो 100 किले हैं, जैसे इंडिया मान लो, लेकिन मेरे पे खुद नहीं,
कि इंडिया पे तो इतनी दौलत है, खान रहा, ये रहा, वो रहा, जमीन रहा, कारखाने, व्यापार बिरनी के है, लेकिन मेरे पे कुछ नहीं भाई, सांझ तक की रोटी नहीं मेरे पे। तो मेरे तक बांट का को नहीं दिया मेरे बाप ने। क्या मैं कहूं, अमीर बाप के गरीब है अपन तो। देश तो हमारा बहुत अमीर है, लेकिन इस देश के लोग, क्या हालत हो रही है, क्या बात बन रही है, के मजबूरी में नहीं कर दे लोग, के करने पे मजबूर हो रहे। ये जो चीज है, जब हम इसके बारे में विचार करते हैं, इस बात के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ा था, माफी नहीं मांगी थी। किस बात के लिए? भाई एक पे तो मखमली बिस्तरा और दूसरे पे चटाई भी ना हो, ये गीत में बताया। ये क्या बात हो? एक तरफ तो कहते हैं कि भी उनकी दौलत ही गिनने में नहीं आती। आजकल कुछ नाम ज्यादा चल रहे हैं अपने कारपोरेटों के, पूंजीपतियों के, जो कुछ बच रहा है उसने भी अड़के आ उठ रही है उनका के। मेरा क्या भाई, जितना अड़के आया कुत्ता हो नहीं, जोड़ सा दिखे उसमें बुड़का भर लो बस। जिसके गोज में कुछ भी है, आपका हुनर है, आपका ज्ञान है, आपका भाईचारा है, आपके धर्म विश्वास हैं, आपकी कुछ भी छोड़ दो ना, बस सारी चीजें बाजार में तय आवेंगी और उसके माध्यम से आपका कर लें गुलाम। जब संपत्ति की बात चला है ना, किसके पास जो कह रहे ना कि भी एक तरफ तो ये हो और एक तरफ बराबर होना चाहिए, समता मूलक, जैसे नरेश जी बता रहे थे, समता मूलक समाज होना चाहिए। यही तो भगत सिंह ने कहा था। लेकिन समता किस तरह होगी? एक तरफ तो जो था वो भी छिन गया और दूसरी तरफ जो है बढ़ता जा रहा है, असमानता बढ़ रही है। तो ऐसे उसके अंदर भगत सिंह को याद करना, उस पर विचार करना कि भी उन्हें किस बात के लिए ये किया था, और भी ज्यादा जरूरी है। आजकल भगत सिंह भी बहुत तगड़ी मार्केट है। क्या बड़े बड़े लोग फिर फोटो लाए कि भाई, आपने सोचा इस बात पे कि भाई आखिर वो बंदे, एक पार्टी दो पार्टी की बात नहीं मैं कर रहा, जो लोग इस देश के ऊपर शासन करते रहे हैं वो ही हैं। वो पहले उस पार्टी में थे, आज उसमें, कल ने उसमें चले जाएंगे। आप ये ना सोचे हो, उन तो कपड़े की तरह बदले पार्टी। ये ना सोचे हो कि भाई जो उन सारे एक के हैं, वो ऐसे मान लो आप कि जब वो हैं, आपने सोचा कि भाई वो भगत सिंह की बात क्यों करने लग गए, डॉक्टर अंबेडकर की बात क्यों करने लग गए? क्योंकि ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें ना, यानी कि भारत की जनता में चेतना तो आ रही है, इस बात पे विचार तो कर रहे हैं कि भाई क्यों रहा यार देश का, क्या बनेगा। हाँ, पार नहीं बसांदी, बस नहीं चल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे भगत सिंह और ने एक रास्ता निकाल लिया था ना कि भाई ये करना है, वो नहीं मिल रहा। इसी वजह से वो जिसको हम लाइक करते हैं उसकी फोटो वो आगे उठा लें कि हमारे न्यारे ना समझो भाई। उन्हें ये बार बार बताना पड़ता है कि हम थारे बंदे हैं। इस वजह से ये चीजें चलती होती है। खैर, तो यदि हम भगत सिंह की बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2 नारे दिए उन्होंने उस पर्चे पे जो लिखे हुए थे, और पर्चे के भीतर जो वो जो कानून थे कि भी ना, क्या कानून था? यही तो कानून था, अगर भी किसी भी आदमी को बिना बताए गिरफ्तार करा जा सके और बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सके। जिस तरह ये टाडे टुड्डे से आजकल कौन सा कानून है वो, ये हमारी लड़की भी थी उसमें रोहतक से, नारवाल है जी, इस तरह के कानून बने हुए, ना वकील ना दलील ना अपील, कुछ नहीं, बस खत्म। कितने ही इस तरह के चीजें हैं। यही तो कानून था वो, और कानून क्या था? सिक्योरिटी किसकी करनी है? सिक्योरिटी किसकी? बंदियां की, लोगां की, सरकारी बंदियां की, कि भाई ये नजदीक ना फटक जाए, इसके लिए कानून बना दिया कुत्तो। यही तो है, यही कानून था जिसके खिलाफ
पर्चा फेंके, उस पर 2 नारे लिखे हुए थे। एक तरफ क्या था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। महेंद्र जी बोल रहे थे, रोज बोल रहे हूँ 1-2 बार, जिस भी आदमी का यहाँ शोषण होगा और उससे मुक्ति चाहता है वो इंकलाब जिंदाबाद ही बोल रहा। उसके मुंह में तो एक के बात लिखड़ेगी, जो सा दुखी आदमी है उसके मुंह में तो राम राम लिखड़ेगा, क्या हाय राम हाय मर गया। और जो सा आदमी उस दुख को दूर करना चाहता होगा, दुख तो उसको भी है लेकिन दूर भी करना चाहे, उसका तो इंकलाब लिखड़ेगा। अब देख लो भाई, दुखी तो हैं ये सारे, दूर करना चाहो कि नहीं, तो ये आपने अपनी दूसरा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज फिट करनी पड़ेगी अपने दिमाग में। अभी रोए काम नहीं चल रहा, आपको इंकलाब जिंदाबाद। ये इंकलाब क्या चीज है? भगत सिंह ने, आपको पता है कि उन्होंने कोर्ट में मुकदमा लड़ा। वैसे तो उनकी अखबार में कोई बात छापे नहीं था और कोई जरिया भी नहीं था, थोड़े से लोग थे, छोटी सी पार्टी थी उनकी, छोटा सा संगठन था। तो उन्होंने ये सोचा था कि यार ये बम फेंक दिया, फिर हम पकड़े जावांगे, फिर हमारे पे मुकदमा चलेगा, फिर हम बयान देवांगे, फिर वो अखबार में छपेंगे, फिर वो कोर्ट में लिखे जावेंगे, फिर वो फिर छपेंगे, तुम्हारे विचार न्यू जावेंगे लोग में न्यू है। इसीलिए वो जो जज होते थे ना, उनने भी पता लग गया भाई ये तो कलाकारी दूसरी कर रहे हैं। उन्होंने भी ये बातें लिख दी थी अपने जजमेंट में। आप इस इलाके के हो, इस इलाके में थोड़े शहीद उधम सिंह के बारे में ज्यादा चर्चा चला है। शहीद उधम सिंह के मुकदमे भी यही है कि ये फाइल 50 साल तक अब खुलेगी नहीं क्या। अरे ये जोर से पत्रकार बैठे हैं भाई, मुकदमा सुनने लग रहे, ये इसके बारे में ना लिख दियो, नहीं देता ने भी सजा। उस जजमेंट में लिख देते थे कि ये फाइलें जो है 50 साल के बाद तक गुप्त खाता में चली गई। अब ये किसी ने नहीं पता कि अपराध था, कि गवाही दी थी, कौन सी धारा में कि ना, इस बंदे ने क्या कहा था अपना सफाई पक्ष में ना, मुकदमे का हिस्सा है। शहीद उधम सिंह का मुकदमा तो इंग्लैंड में चला था, इंडिया में भी नहीं चला। वहां तो कहते हैं कि बिल्कुल एक कानून का राज था अंग्रेजों का, सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी होए करदा, यही तो बतावे थे। उसके मुकदमे में भी यही लिखा हुआ है, अगर भाई 50 साल तक तो बोलियो ना, ये फाइल बंद करके रखिए। इसीलिए बहुत लेट उसके बारे में पता चला कि क्या क्या हुआ था। उसके भी आधे डॉक्यूमेंट आए हैं शहीद उधम सिंह के। तो इन सारे क्रांतिकारियों के साथ ये चीजें होती थी कि भगत सिंह और ने स्कीम बनाई कि भाई हम लोगों पे हम अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं, अपने विचार कैसे जा सकते हैं, तो हम अदालत का फायदा लेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने पक्ष में कोई बात नहीं करी, अपने बचाव के लिए कुछ नहीं बोला कि भी मारे को माफी दे दो, गलती हो गई थी, बैठ गए थे, बका आ गया था, कोई बड़का आ गया था, नहीं। वो अपनी बात करते, वो ये कहते कि हमारा तो युद्ध चला हुआ है। क्या युद्ध चला हुआ है? एक युद्ध है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है, भारतीय जनता का एक युद्ध है, और उस युद्ध के हम वो है। और इसीलिए उन्होंने बाद में यह भी कहा था कि यदि हम युद्ध में हैं तो हमारे को फांसी नहीं, गोली से उड़ा दो। कि जो युद्धबंदी होते हैं ना, उनको ये सजाएं नहीं होती फांसी की, उनको गोली से मारा जाता है, तो हमें गोली से उड़ा दिया जाए। ये भी लिखा था उन्होंने। किस लिए लिखा था? उनको पता था, क्या वो अंग्रेज मिशनरी को, अंग्रेज सरकार को जानते नहीं थे कि ये क्या क्या करेंगे? बच्चे थे वो, क्या उनको पता नहीं था? सब पता था उनके पास, लेकिन वो जो करना चाहते थे वो कर रहे थे। इसीलिए ये अनजाने में की हुई भूल नहीं थी। फांसी पे चढ़ना उन्होंने ज्यादा स्वीकार किया। इनकलाब जिंदाबाद, बार बार उन पे यही आरोप लगाया कि ये तो हिंसा में विश्वास करते हैं, इनकलाब में तो हिंसा होगी। 1927 में वो जो मर्डर हुआ सैंडर्स का, आप जानते हैं उसकी भी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या है कि लाला लाजपत राय जो
चले गए, हो गया, बदला लेना था भाई, चलो सारे देश की बात है ये, वो तो सहमत भी नहीं थे उस बात से। लाला लाजपत राय से भी गणा उनको प्यार नहीं था, क्योंकि वो अलग तरीके के बंदे थे और इनकी जो है अलग थी, पार्टी अलग थे, लेकिन ये उसमें शामिल थे, तो ये हो गया। उसके बाद इन्होंने कोई इस तरह से हत्या भी नहीं करी, नहीं तो 4 और भी मार दे, इनके गोली खत्म हो गई थी। सैंडर्स के बाद भी 2-4 मार सकते थे, कौन से बारूद खत्म हो गया था, क्योंकि उनका मारना मकसद नहीं था। इसीलिए उनका मकसद क्या था कि अपने लोगों को जागरूक करना, चेतन करना, उन तक विचार पहुंचाना, और विचार पहुंचाने का जरिया जो भी हो सका, अखबार, लेखन, पुस्तिकाएं, जितने भी सम्मेलन, लोगों से मिलना जुलना, और सबसे बड़ी चीज अदालत है। अदालत को ही प्लेटफार्म बना दिया अपने प्रचार का। ऐसे बढ़िया नौजवान थे सोचने वाले कि भाई और कहीं, इन्हीं के मंच को प्रयोग करते हुए पूरी दुनिया के अंदर अखबारों में छपता था भगत सिंह की जो वो स्टेटमेंट करते थे। तो उन पे पूछा कि भाई ये क्रांति क्या चीज है, आप तो क्रांति क्रांति, तो उन्होंने लिखा, यदि मैं इसमें से पढ़ के सुनाऊं आपको, क्रांति क्या है, कोई अर्ज तो है नहीं पढ़ने में, है ना। इसमें लिखा, देखे ये लिखा कि क्रांति से क्या होगा, क्रांति से हमारा क्या आशय है। इन्होंने जवाब दिया उस बात का, क्रांति से हमारा क्या आशय है, यह स्पष्ट है। इस शताब्दी में इसका सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है। अलग अलग शताब्दियों में क्रांति के अलग अलग अर्थ रहे होंगे, जैसे शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। इस शताब्दी में एक ही अर्थ हो सकता है, जनता के लिए जनता का राजनीतिक शक्ति हासिल करना, जनता के लिए जनता का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल पावर प्राप्त कर लेना। एक वास्तव में यही है क्रांति। बाकी सभी विद्रोह तो मालिकों के उसमें चले जाते हैं। कहते हैं साम्राज्यवादियों को गद्दी से उतारने के लिए भारत का एकमात्र हथियार श्रमिक क्रांति है। श्रमिक क्रांति है कि ये करेंगे, ये उन्होंने बता रखा कैसे कैसे है। क्रांति का अर्थ अनिवार्य रूप में सशस्त्र आंदोलन नहीं होता, बंदूकें ठाक है कोई भी बंदा। अब ये जो टेररिस्ट हैं वो भी अपने आप को कोई क्रांतिकारी कहेगा ना, ये क्रांति नहीं है, क्योंकि वो क्रांति समता, शोषण, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके, वो उसकी पहली शर्त है। तो उसमें और क्या लिखा है उन्होंने, क्रांति एक ऐसा करिश्मा है जिसे प्रकृति स्नेह करती है। क्रांतिकारियों का विश्वास है कि देश को क्रांति से ही स्वतंत्रता मिलेगी। वे जिस क्रांति के लिए प्रयत्नशील हैं और जिस क्रांति का रूप उनके सामने स्पष्ट है, उसका अर्थ केवल यही है, केवल यह नहीं है कि विदेशी शासकों यानी कि अंग्रेज थे जो, तथा उनके पिट्ठुओं से, क्योंकि अंग्रेज आपको पता है, सुनो ये सुनने की बात है, ध्यान, विदेशी शासकों और उनके पिट्ठुओं से। ये पिट्ठू कौन थे? पिट्ठू समझते हो ना, जो यहां पीठ पे लगा होता है, जो उनने पीठ पे डो हैं, पिट्ठू जो पीठ पे बिठा के लेके जाता है कि अंग्रेजों को जो यहां जगह दे रहे हैं, वो कौन? अंग्रेज तो इतने से आए थे, कितने अंग्रेज थे पूरे देश में, इंडिया में 5-4 हजार होंगे, 10 हजार होंगे ज्यादा से ज्यादा। जो जमी मतलब बाणी वाली झूठ, मतलब व्यापारी वाली वो करते हो तो भाई 20 हजार होंगे, 50, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, 50 हजार होंगे, लाख होंगे। इंडिया की आबादी पता कितनी है? इसमें तो फर्स्ट आप है। कितने अंग्रेज थे? उन्होंने यहां पे शासन किनके साथ मिलके किया? कौन थे जो अंग्रेजों के साथ थे? इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। विदेशी शासकों और उनके पिट्ठुओं, ये लिखा है उन्होंने, जिनके साथ कि वो कौन लोग थे? जो यहाँ के जमींदार थे, जो यहाँ के रजवाड़े थे, जो यहाँ के, ये अलग बात है कि आजादी के बाद वो न्यू के न्यू आके बैठ गए,
ये अलग बात है कि वही बंदे जो अंग्रेजों के साथ थे, बाद में एक बहुत बड़ा हिस्सा वो हमारे उन्हीं शासकों में बैठ गया आकर, चुनाव से और से किसी भी तरीके से वो उसका पार्ट बन गया। ये एक अलग बात है। तो इसलिए जो अंग्रेजों के पिट्ठू, जिन्होंने अंग्रेजों को ढोया, जो भगत सिंह के खिलाफ भी गवाही देने वाले लोग थे, भगत सिंह को पकड़ाने वाले भी थे, मुखबिर भी थे, ये तो छोटी मछलियां हैं, और जो बाकी बड़ी मछलियां हैं जो उनके साथ थे, तो उस पे भी क्या करें, विदेशी शासकों तथा उनके पिट्ठुओं से क्रांतिकारियों का केवल सशस्त्र संघर्ष हो, केवल इनसे हथियारों की लड़ाई हो, बल्कि सशस्त्र संघर्ष के साथ साथ क्या होगा, नवीन सामाजिक व्यवस्था के द्वार, नवीन सामाजिक व्यवस्था की जो नई सामाजिक व्यवस्था है, ये सुन लो, ये आपके लिए काम की चीज है जो लड़कियां बैठी है, नवीन सामाजिक व्यवस्था के द्वार देश के लिए मुक्त हो जाए। ये जो नई सामाजिक व्यवस्था है उसका दरवाजा खुल जाए, उस पर जो पैरा लगा हुआ है ना, मुक्त हो जाए, वो आजाद हो जाए। कहते हैं क्रांति पूंजीवाद, वर्गवाद तथा कुछ लोगों के विशेषाधिकार दिलाने वाली प्रणाली का अंत कर देगी। जो विशेष अधिकार मिलते हैं, विशेष अधिकार मिलते हैं, बराबर नहीं है, सब विशेष हैं कुछ, उसको खत्म कर देगी, ऐसे इन्होंने कहा। और भी बहुत सारी मतलब क्रांति के लिए क्रांतिकारी की शर्त क्या है। अच्छा, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक क्रांतिकारी सबसे अधिक तर्क में विश्वास करता है। एक क्रांतिकारी की पूंजी क्या है, एक क्रांतिकारी की कैपिटल क्या है, क्रांतिकारी के पास सबसे बड़ी पूंजी क्या है, सबसे बड़ी ताकत क्या है, वो कहां से ताकत आती है कि वो फांसी से भी नहीं डरता, कि वो गोली से भी नहीं डरता, कि वो अपने सारी जो सुख साधन है उनको भी छोड़ देता है, परिवार को भी छोड़ देता है। परिवार छोड़ो, आगे भी मोक्ष मोक्ष का उसका कोई चक्कर नहीं किया अगला जन्म, कि उसको ना आगे का ख्याल है। लोग किस लिए काम करते हैं, अपने धन के लिए करते हैं, यश प्राप्ति के लिए करते हैं, अपना परिवार उनका हो जाए उसके लिए करते हैं, मोक्ष मिल जाए। और जो भी हम काम करते हैं कुछ तो कारण होते हैं उसके, यही होते हैं वो कारण, 2 4 5 सब चीजों के लिए, कोई कारण नहीं इनमें से। फिर भी कहते एक क्रांतिकारी सबसे अधिक तर्क में विश्वास करता है, वह केवल तर्क और तर्क में ही विश्वास करता है। किसी प्रकार का गाली गलौच या निंदा, चाहे फिर वह ऊंचे से ऊंचे स्तर से की गई हो, उसे अपने निश्चित उद्देश्य प्राप्ति से वंचित नहीं कर सकती। उसकी कोई कितनी निंदा कर ले, कितनी गालियां दे ले, उसको अपना जो मकसद है ना, मकसद क्या है, क्रांति, उससे विचलित नहीं कर सकती। ऐसे इसमें बहुत सारी बातें आप अपने आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया, सिर्फ बताने आया कि भी उन्होंने इस तरह की बातें लिखी, इस तरह की बातें लिखी हैं। उनका एक छोटा भाई था, कुलतार था उनका नाम, सहारनपुर में रहे। वो तो छोटे ही थे, ये खुद भी 23 साल के थे, आप समझ सकते हो। ये भी कोई बहुत इतने बड़े थोड़ी थे कि भी बहुत बड़े लोग थे, तो वो इससे भी छोटा था। तो उसको आखिर एक चिट्ठी लिखी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो चिट्ठी भी, छोटे भाई को क्या लिखा। अब वो मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा, आपने खुद पढ़ना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं पढ़ने की भगत सिंह की, क्योंकि ये ना पत्रकार थे, और क्रांतिकारियों को तो बदल बदल कर, नाम बदल बदल कर रहना पड़ता है। वही मैं शहीद उधम सिंह की बात चल रही थी, शहीद उधम सिंह के नाम देखोगे ना, 10 नाम है, कड़ियाँ उधम सिंह, कड़ियाँ शेर सिंह, कई नाम है, 10 नाम। ये क्यों रखे, चाव चढ़ रहा था ना, क्रांतिकारियों को रखने ही पड़ते हैं, एक नाम से काम नहीं चलता। क्यों, एक नाम इश्तिहार काट दिया, यो बंदा चाहिए, अब ना उस पर पासपोर्ट बन सकता, ना उस पर आधार कार्ड बन सकता, ना उस पर टिकट ले सकते, काम तो सारा करना है ना, तो दूसरा धर लो भाई, कौन से अक्षरां की कमी पड़ गई।
नाम में क्या रखा है, जैसे शेक्सपियर ने कहा है भाई नाम में क्या रखा, वो तो एक का नाम, तो ये बलवंत के नाम से भी लिखते रहे, जो भगत सिंह उसके नाम से ही ज़्यादा लिखते थे शुरू में, तो कानपुर वगैरह में रहे ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो भगत सिंह को हम पढ़ते हैं देखते हैं, जैसे राजगुरु सुखदेव, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब ने भगत सिंह को अपना लीडर क्यों माना? ये कोई कम थे दूसरे? दूसरे कोई कम नहीं थे, ये भी उतने बड़े क्रांतिकारी हैं, ये भी फांसी पर चढ़े थे, लेकिन उन्होंने भी इसको अपना नेता क्यों माना? उसमें भी एक ही बात है कि जो इसका विचार है, कि जो इसके पास विचार थे, जो इसके पास दृष्टि थी, जो इसके पास विश्लेषण करने की क्षमता थी, जो आगे की देख लेता था कि भाई ये रास्ता ठीक है, इसी वजह से लीडर मानना। एक लीडर का यही गुण होता है, ये थोड़ी होता है कि भी इसने उसका गला लड़ा दे, उसने उसका गला लड़ा दे ना, ये लीडर का काम नहीं है। ये तो हमें आपस में बुद्धू बना के, आपने पता है बंदर की और उनकी बिल्लियां की कहानी सुनी है आपने, ये तो उस तरह के नेता। लेकिन इनकी जो लीडरशिप है वो विचार की लीडरशिप, तो इसलिए इनका जो पूरी फिलॉसफी है, पूरा दर्शन है, चाहे कहीं पे भी चले जाओ आप, मैं तो कोई भी पन्ना ऐसे खोलता हूँ, जैसे इन्होंने एक स्टूडेंट्स के नाम एक चिट्ठी लिखी क्रांतिकारियों ने, ये कब लिखी? 1929 में। सुभाष चंद्र बोस तो उसके हेड थे, सभापति थे उस सभा के, अमृतसर में हो रही थी, तो ये खुद नहीं गए थे, इन्होंने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी। उस छोटी सी चिट्ठी की 2 लाइन पढ़ देता हूँ। उसमें क्या लिखा कि नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांव की जर्जर झोंपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है। अच्छा, ये तो काम करना क्रांतिकारियों ने, फिर होगा क्या ये करने से? क्या होगा? जिससे आजादी आएगी। क्या आएगी? आजादी आएगी। और तब तक मनुष्य, और तब आजादी के बाद फिर क्या होगा? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। क्या क्या होएगा आजादी के बाद? यानी कि छोटी सी चिट्ठी में भी यही बात लिख रहे हैं कि ये संदेश लोगों को देना होगा, झोंपड़ियों में, फैक्ट्रियों में, सब जगह। उसका क्या होगा? लोगों में चेतना आएगी, फिर क्या होगा? फिर आजादी आएगी, फिर क्या होगा? फिर शोषण नहीं हो सकेगा। इतने काम सारे करने पड़ेंगे, किस बात के लिए? कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके। यही वो विचार है जो इनको इतना बड़ा बना गया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए इतना वो कर गया। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है। देखो भगत सिंह ने क्या कहा कि नौजवानों को झोंपड़ी, फैक्ट्री, जर्जर जगह रहने वाले, वहां ये विचार क्रांति का पहुंचाना होगा। अब देख लो, जो भगत सिंह से जुड़ना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। क्यों? क्रांति का विचार पहुंचाना पड़ेगा। क्रांति कोई ऐसे तो है नहीं भाई कि पाइया क्रांति दे दे। क्या पैकेट नहीं मिलता क्रांति का? यहां पैदा होगी वो क्रांति की खेती, उसका खेत ये हमारा दिमाग है, यहां पैदा होगी क्रांति। कैसे पैदा होगी? उसने कहा कि तर्क, जब ये दिमाग हमारा हमारी परिस्थितियों को तार्किक तरीके से समझेगा, उनका विश्लेषण करेगा, जब ये हमारा दिमाग जो है इस बात की पड़ताल करेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, तब जाकर के ये बात बनने वाली है। इसलिए ये जो उन्होंने भगत सिंह जी ने, शहीद भगत सिंह ने और उनके साथियों ने जो हमारे लिए ये बात छोड़ी है ना, इसको हमें करने की जरूरत है। क्रांति, एक बात मैं बताऊं, एक हिंदी के ना एक बहुत बड़े लेखक है, उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या?
फणीश्वरनाथ रेणु, उन्होंने एक नावल लिखा मैला अंचल। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं सोचा भी क्रांति आवेगी, क्रांति आवेगी, बाट देख रहे हैं, बस में चढ़का आवेगी क्रांति। ऐसे नहीं आंधी क्रांति। उसने लिखा साफ साफ के भी जोन से बंदे नहीं इंतजार कर रहे हैं कि क्रांति कोई परी नहीं है कि एक दिन बादलों से ऐसे उतर के आएगी इंद्रधनुष की तरह ना। क्रांति ऐसी बाहर की चीज नहीं है वो क्रांति कि बाहरता आवेगी ना, क्रांति हमारे अंदरता आवेगी। जब हम अपने विचारों को तार्किक तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो शोषण हो रहा है उसको रोकने की दिशा में जब हमारे सोचने लगेंगे कि कौन सी तो वो प्रथाएं हैं, कौन से रिवाज हैं, कौन सी वो कहानियां हैं, कौन से वो काम हैं, कौन से वो तौर तरीके हैं कि जिनके अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करने की वैधता मिलती है, ये मिलता है कि भाई हाँ ऐसा करना चाहिए। वो तो जगह जगह पड़े हैं अपने घर में, देख लो, लड़की लड़का के बारे में देख लो, घरवाली घरवाला के बारे में देख लो, पति पत्नी के बारे में देख लो, सारी कड़ियां देख लो, तो अपने को पता लग जाता है यार ये चीज खराब है, ये नहीं होनी चाहिए दुनिया में, पता लग जाता है। अब ये होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये दूर क्यों नहीं हो रही? दुखी तो है मुझसे, उसको कौन रोके हुए, कौन टिका रहा? देखो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, दे देता हूं। चाणक्य का नाम सुना होगा आपने सबने, कौटिल्य का नाम। चाणक्य को बहुत बड़ा पंडित माना जाता है भारत का, कि भी उसने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र। बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वो अच्छी राजा खातर है। क्या? वो अच्छी उन खातर है जो शासन करते हैं, जनता के लिए नहीं अच्छी वो। उसमें क्या बता रखा कि एक राजा को अपना शासन कैसे चलाना चाहिए। अब ये राजा के लिए अच्छी किताब है, लोगों को उसमें क्या मिलेगा वो अलग है, उसको छोड़ दो। अभी सिर्फ वो राजा की ड्यूटीज हैं और तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये भी बता रखा कि भी जिस तरह ये पत्थर है नहीं, इसका सिंदूर लगाकर डिक्लेयर कर दे कि भी ये अनुमान है, ये फैला दे। अंधविश्वास भी राजा ने फैला देने चाहिए। चाणक्य से बता रहा हूं मैं, अपनी नहीं है, मेरी कहानी है। अब चाणक्य जैसा व्यक्ति, इतना विद्वान आदमी, वो भी राजा को ये बता रहा है, यानी कि राजा की जरूरत है अंधविश्वास, पाखंड, यह फैले राज ठीक चलाने खातिर ये जरूरी है। चाणक्य से ऊपर तो कोई हमारे पास विद्वान आदमी नहीं है। जब उसने भी ये बात बताई है कि एक राजा को अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए अंधविश्वासों को पैदा करना चाहिए। जो पहले के हैं वो तो चले ही, नए भी पैदा करो। इसीलिए तो कदे गणेश दूध पी जा, कदे कुछ। आप देखो भाई ये अंधविश्वास कहां से आ गए? जो अंधविश्वास 100 साल पहले नहीं था, बिल्कुल ताजा है, अभी बना 5 साल पहले, अभी बना 2 साल पहले। ऐसे जब आप मान लो 10 अंधविश्वासों की लिस्ट बनाओगे तो आप खुद ये देख सकते हो कि ये अंधविश्वास कितने साल पुराना है। तो ये नए नए क्यों बन रहे हैं? किसने फैक्ट्री लगा रखी है अंधविश्वासों की? किसका फायदा हो रहा है? तो ऐसे हम जब सोचने लगेंगे कि कोई भी चीज जो इस विचार के रास्ते में, क्रांति के रास्ते में, स्वतंत्र विचार के रास्ते में आती है, उसको जांचना। देखो 2 ही बात तो कही थी भगत सिंह ने। क्या कहा था? अरुण जी कह रहे थे कि क्रांति की तलवार, यदि क्रांति एक तलवार है तो विचारों की शान पर चढ़ती है। शान समझते हो ना, जिस पर धार लगाते हैं, चाकू तेज करते हैं। कि यदि क्रांति की तलवार, क्रांति कैसे तेज होएगी? विचारों की शान पे घिसाना पड़ेगा उसको, यानी कि विचार ही महत्वपूर्ण है। वहां पे भी कोई ये नहीं है कि आप तोप ले आवेंगे फिर क्रांति करेंगे, क्योंकि क्रांति तो अपने दिमाग में होनी। जिसके दिमाग के अंदर गुलामी का विचार छूट गया, उसको कोई आदमी जेल में तो रख सकता है, गुलाम नहीं बना सकता। जेल में तो भगत सिंह भी रहे थे,
लेकिन इनको ये गुलाम नहीं थे। गुलामी कुछ और चीज है कि बंदा खुद ही मान ले कि हाँ मैं तो इसे लायक हूं, मैं इसी लायक हूं, मैं इसी लायक हूं। ये गुलामी का विचार होता है। यदि उसको एहसास हो जाए ना कि तू गुलाम है, या ये गुलामी का विचार है, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। हथकड़ी लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी सोच पे को गुलाम नहीं कर सकता। कोई आदमी की सोच को कोई गुलाम नहीं कर सकता। इसलिए क्रांति तो यहां से होनी, बाहर से नहीं आवेगी। अपने अपनी इन स्थितियों को सोचने की जरूरत है कि क्रांति के रास्ते में बाधाएं क्या है, इसको जांचने की। बाधाएं यही है, अपनी सोच। और कौन रोक रहा क्रांति को? इन्हें आदमियों में होनी है, ये रोक के बैठे हैं। इन्हें ने वो गेट लगा रखा बंद के, भाई ना क्रांति नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्रांति आवेगी जब माँ बाप सोचें कदे आए बालक बिगड़ जाएंगे, हाथ में तो लिकड़ जाएंगे। क्या हाथ में तो लिकड़ जाएंगे? आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो? काबू में नहीं रहने के, काबू में, यही तो शब्द है। कदे काबू में न रहे। बस क्रांति का तो यही काम है कि कोई किसी का काबू में क्यों रहे भाई, सारे अपने अपने काबू में रहें, सारे अपना अपना काम करें, सबको अपने अपने, कोई दूसरे के काबू में क्यों रहे, दूसरा के हाथ तले क्यों रहे। यही तो है क्रांति। और क्या? कि सबको विकास के बराबर अवसर मिले, कोई किसी पे कम किसी पे ज्यादा क्यों हो। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट सच्चाई की सारे 5 फुट के होने चाहिए, सारे ने 4 रोटी मिलेंगी ना, ये नहीं है मतलब यह है कि योग्यता के अनुसार और क्षमता के अनुसार, जरूरत और योग्यता दोनों है। जरूरत तुम्हारी रोटी की है, रोटी भी नहीं मिल रही। योग्य क्या बनने के लायक है, हमने ये भी नहीं मिल रहा। यदि इन दोनों चीजों की कोई व्यवस्था बना सकती हो तो उस व्यवस्था के लिए, वो ऐसी व्यवस्था में संभव है जहां कोई शोषण ना हो, तभी कोई असंतुष्टि नहीं होगी। तो ये बहुत सारी भगत सिंह के लाइफ से और उनके विचारों से, उनके लेखन से, उनके काम करने के तौर तरीकों से ये है। देखिए भगत सिंह ने एक रास्ता बनाया। ऐसा भी नहीं है कि उसने एक ऐसे न्यू नक्शा बना के दे दिया कि भाई आप ये इस रास्ते पे चल दे जाओ तो सीधे बयाना पहुंच जाओगे ना, ये नहीं है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। उन्होंने एक दृष्टि बताई है कि आप इस तरह से सोचो, तर्क से सोचो, समस्याएं नई नई आएंगी, बातें नई नई होंगी, रूढ़ियां, प्रथाएं, अंधविश्वास, पाखंड जितने भी हमारी पुरानी अच्छी भी है, उनमें माड़ी भी है, सारी तरह की है, उन पर विचार करो। जो काम की हैं, क्रांति के अनुकूल हैं, उनको आगे बढ़ाओ। जो क्रांति के विरोध में है, समतामूलक समाज के विरोध में है, उनको दूर करने की कोशिश करो। लोगों को ये समझाओ, नौजवानों को जो संदेश दिया वो सबके लिए ही दिया। तो ये उनके जीवन का मकसद, उनके जीवन के कार्य तरीके, इसी में शामिल है सारी बातें। देखो बात ये है, मैं तो ये कहता हूँ बात तो 2 ही होती है कहने के लिए, बाकी तो उदाहरण, कदे न्यू बात कहनी, कदे न्यू बात कहनी, कदे न्यू बात कहनी, यही है। अलग अलग कहानियों के माध्यम से देखो, आप सारे पुराण पढ़ जाओ, क्या इतने पुराण लिख रखे हैं, हर 100 साल में 1-2 लिख देते, इतने ग्रंथ लिख रखे हैं, सबका निचोड़ क्या है? सारी कहानियों में संदेश क्या है? जब सारे में तो देखेंगे यार इसमें भी यही था, इसमें भी, क्योंकि बातें 2-4 हैं आदमी की जिंदगी में, उसी की वो है अलग अलग चीजें। तो उसको पकड़ो, जड़ को पकड़ो, मूल को पकड़ो, विचार को पकड़ो, दृष्टि को पकड़ो। जो भेदभाव वाली दृष्टि है, बांटने वाली दृष्टि है, वो क्रांति के रास्ते में बाधक है। उसको समझो, उसकी राजनीति भी समझो, उसका सारी चीजें समझो। तो भगत सिंह अपना लो है फोटो में नहीं, असली में आकर बैठ जाएगा दिमाग में। सही बता रहे हो। भगत सिंह जिस तरह समझे करदा भाई, वो टेक्निक ले लो, और भगत सिंह का अपना शक्ल में चाहिए। वो जो कह रहा है कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये जो हवा है ना, हवा मतलब एनवायरमेंट। भगत सिंह ने जो किया कि उसके ख्याल की, उसके विचारों की जो बिजली है,
जो ऊर्जा है, जो कंपन है, जो उसकी वो है, वो रहेगी इस पूरे एनवायरनमेंट में, वो रह रही है। उसको अब सिंपल इतनी बात है, पहला एंटीने लगावे थे ना, फिर उन्हें कई बार नहीं आवे थी फोटो साहब, उन्होंने घुमा लो है ना, एंगल बनावे थे। बिजली तो चल रही है भगत सिंह के ख्याल की, अपना एंटीना ठीक कर लो। मतलब थारे पास जो सा सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ी पावर दो, तब पकड़ेगा वो। उसका एंगल ठीक कर लो, उसको पावर दो उस अपने इस डिवाइस को, ताकि जो भगत सिंह के ख्याल की बिजली हवा में है, उससे आपका कनेक्शन बैठ जाए, उससे आप जुड़ जाए। बस हो गया काम, होगी क्रांति शुरू। फिर उसके बाद जब एक बार क्रांति आ गई ना आपके अंदर, आपके अंदर बैठ गई क्रांति। भगत सिंह तो अंग्रेजों से नहीं डरा, जिनका सूरज नहीं छुपता था सारी जिंदगी, सारी दुनिया में। अपना भी निकल गया डर। क्या डर है? सबसे बड़ा डर तो मौत का ही है, या नहीं? जब वही निकल गया, और क्या डर रह गया? फिर छोटे छोटे ने तो मुंह नहीं समझते कुछ नहीं। जब वो ही निकल गया डर, फिर ये छोटे छोटे डर क्या करेंगे? तो उसको अपने अंदर ही जो हमारा क्रांति का शत्रु बैठा हुआ है, उसको चिन्हित करो, उसको पहचानो, उसको किल करो, जो हमें रोक रहा है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। अपना कंपटीशन और किसी से नहीं, खुद से ही है। अपने दिमाग में जो विचार है, उसमें बहुत हमें परंपरा से, एनवायरनमेंट से, हर जगह से मिलता है ना, मिलावट वाला सामान मिलता है, उसको ठीक करना पड़ता है। ये देखो, ये कणक पक जाएगी, आपने पता है तूड़ी का तो ढेर लग रहा, और दाने का इतना सा पड़ा छोटा सा। मान लो जो दाने का भी ढेर, उन्हें छांटते हैं, किस लिए छांट रहे भाई? तूड़ी न्यारी करनी, दाने न्यारे करने। यो काम है हमारी जिंदगी में, हमारे विचारों में, हमारी परंपराओं में, हमारी प्रथाओं में, हमारे कामों में। कौन सी तो तूड़ी है? और कौन से दाने हैं? इतने दाने हैं जो वो है तूड़ी में फेंक दिए, वो भी नहीं खत्म हो जाएंगे थारे तो। जब दाने इतने हैं, उनको संभाल कर रखना और भी जरूरी है, क्योंकि तूड़ी का कूप में बढ़ गए, उनका पता ही नहीं चलेगा कहाँ है वो दाने। तो ये काम है हमारा। ऐसे आपको छट का चीज नहीं मिलेगी, उसका शोधन करना पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ता है। और भगत सिंह उसमें हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। इसलिए भगत सिंह से जुड़ने का, उनके विचारों का, छोटी छोटी किताबें, छोटे छोटे लेख हैं उनके, बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं। आज भी आप पढ़ोगे ना, दिमाग तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। यदि दिमाग ही कमजोर है ना, अगर इसका थोड़ा दिमाग कमजोर है क्या, इन्हें बादाम खिलाओ, बादाम खिलाने तो नहीं होता दिमाग तेज, उसमें विचार खिलाओ, उसकी खुराक विचार है, तर्क है उसके दिमाग की खुराक, वो उससे होता है। बादाम खानते उरे माथा पे तेल लानते नहीं, मैं गुरुकुल में पढ़े करता, उनने एक के बात पकड़ रखी थी, अग भाई तेल चोपड़ो, दंड पेल लो, आप स्वस्थ हो जाएंगे। उल्टा ही काम हो रहा नहीं। तो शरीर के साथ साथ हम अपना इसके लिए भी कुछ इंतजाम करें, जो कि सबसे ज़्यादा हम अपने शरीर की, कपड़ों की, बालों की तो सबसे ज़्यादा संभाल करें। जोन सी दिखें उनकी ज़्यादा करें, जोन सी कम दिखें थोड़ा उनका कम कर लें। तो दिमाग की भी संभाल करो, ये भी दिक्कत है क्या? इसलिए दिमाग की संभाल करने की जरूरत है, और भगत सिंह उसमें मदद करता है। उसमें बहुत अच्छा ये, और फ्री में मिला, ये आपने एक छोटी सी किताब लेनी है, पढ़ देना, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें और कहीं से कुछ नहीं है। तो इसलिए आज उनकी शहादत दिवस के अवसर पे, उनके साथियों के, उनके विचार, उनकी ज़िंदगी हमें बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। हमारे लिए जीवन में एक जैसे गेम चेंजर होता है ना, कि जो जिससे हमारा लाइफ ही बदल जाती है। क्योंकि अब तो हमारा काम तो दिमाग से ही चलते हैं, दिमाग ही हमने ठीक कर लिया तो अपने आप काम ठीक हो जाएंगे।
तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इन क्रांतिकारियों के विचारों का, इनकी ज़िंदगी का, अपने जीवन में कुछ अपने महत्व का, जीवन में जोश का, उत्साह का, जिसके बिना ज़िंदगी ना, जिस तरह चूहा ना पानी में डबो दे ना, चोड़ में फेंक दे एक बार चूहा, देख फिर के बनेगा। यदि हमारा उत्साह निकल जाए ज़िंदगी से तो हम क्या बन जाएंगे? न्यू बुझे बुझे से रहेंगे, जैसे कहते हैं आज कुछ ठीक नहीं लगता भाई, हाँ ठीक नहीं हूँ, मैं डाउन हो रहा हूँ, ऑफ हो रहा हूँ आज क्या। तो यदि ऑन रहना, आपने हमेशा उत्साह रखना अपनी ज़िंदगी में, ख्याल की जो बिजली है ना भगत सिंह वाले की, उसके साथ कनेक्शन जोड़ लो, वहाँ से मिलेगी पावर। वो नहीं बैटरी आपकी डाउन होने देगी, वो परमानेंट है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ बयाना में इतना अच्छा कार्यक्रम किया, उनको याद किया और मेरे को भी अपने बीच में शामिल किया। तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं अपने साथियों के बीच में इन महान क्रांतिकारियों ने जो किया उस संवाद के अंदर मैं शामिल हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।